उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 से 19 तक का अपडेटेड कंटेंट, इससे बाहर कुछ नहीं। आज हम उत्तर प्रदेश की पूरी शासन व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर इतने बड़े राज्यों को कौन और कैसे चला रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को हम 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे और इसकी शुरुआत होगी कार्यपालिका से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका की। ये वो ब्रांच है जिसका काम है कानूनों को लागू करना और पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। मतलब जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें असल में जमीन पर उतारने का काम यही शाखा करती है। अच्छा, राज्य की कार्यपालिका की जो संवैधानिक प्रमुख होती हैं वो है राज्यपाल। तो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो 29 जुलाई 2019 से इस पद पर हैं। और एक खास बात यह है कि वो सरोजिनी नायडू के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली सिर्फ दूसरी महिला हैं, जो उनके इस पद को और भी अहम बना देता है। अब आते हैं असल कार्यकारी प्रमुख यानी मुख्यमंत्री पर, और साथ ही उन 2 उप मुख्यमंत्रियों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद करते हैं। यहाँ विभागों का बंटवारा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गृह और राजस्व जैसे बेहद जरूरी विभाग हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्राम्य विकास और ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों को देख रहे हैं। यह है राज्य के कुछ और बड़े कैबिनेट मंत्री जो सरकार के कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा हैं। हर एक के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है। अब देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पीछे एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी काम करती है। ये हैं टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, जो ये पक्का करते हैं कि सरकारी मशीनरी बिना रुके सही ढंग से चलती रहे। तो राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों के ही टॉप पर हैं 2 सबसे सीनियर अफसर। एक है मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, जो पूरी सिविल सर्विस को हेड करते हैं, और दूसरे हैं पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था की कमान है। और हाँ, जो कमीशन राज्य के लिए सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करता है यानी यूपीपीएससी, उसे लीड कर रहे हैं संजय श्रीनेत, जिनका मेन फोकस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधायिका की। ये वो बॉडी है जो उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाती है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में से है जहां बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ 2 सदन हैं। अच्छा, तो ये 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और दोनों में कुछ बड़े फर्क हैं। जैसे विधानसभा, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं, उसमें 403 सदस्य हैं। वहीं विधान परिषद ऊपरी सदन है, जिसमें 100 सदस्य हैं। एक और बड़ा फर्क ये है कि विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है, जहां सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर हम विधानसभा में अभी की स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी 257 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी और फिर अपना दल सोनेलाल का नंबर आता है। अब जरा ऊपरी सदन यानी विधान परिषद के स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये काफी दिलचस्प है। जैसा हमने देखा, परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं, जो अलग अलग जगहों से चुनकर या मनोनीत होकर आते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को चुनने का तरीका बड़ा ही अनोखा है। देखिए, सारे सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती। एक बड़ा हिस्सा एमएलएज और लोकल बॉडीज के सदस्य चुनते हैं। कुछ को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं और कुछ टीचर्स और ग्रेजुएट्स के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। चलिए अब आते हैं शासन के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर, न्यायपालिका पर। इसका काम है कानूनों का सही मतलब निकालना और न्याय दिलाना। राज्य की पूरी जुडिशियल सिस्टम को हेड करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अभी इस पद पर हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, जिन्होंने फरवरी 2024 में ये जिम्मेदारी संभाली। वो अपने साथ राजस्थान हाईकोर्ट का एक लंबा अनुभव लेकर आए हैं। यूपीपीएससी के चेयरमैन संजय श्रीनेत का ये जो कोर्ट है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव गोल को एक लाइन में बता देता है कि राज्य को एक अच्छा और कुशल शासन मिले, इसके लिए योग्य लोगों का पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन हो। तो हम इस पूरी पड़ताल के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। शासन की ये तीनों शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इनके प्रमुख जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भविष्य किस दिशा में जाएगा?